हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। ठीक है भाई, जल्दी से आ जाइए सभी, ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और अभी तक अगर किसी भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। जल्दी से जुड़ जाइए भाई सभी, और जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लास्ट वीडियोस में मैंने कवर कर दिए हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कवर करा दिए हैं। ठीक है, हाँ, आज हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। जल्दी से आ जाइए सभी। चलिए फिर आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास कैसे किया जा सकता है। तो बताइए, कल्पना शक्ति कैसे विकसित की जा सकती है। एक तो भाषा ज्ञान विकसित करके, दूसरा कहानी या कथाएं सुनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम बताए हैं। तो 3 मुख्य नियम हैं इनके। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो 3 मुख्य नियम हैं इनके, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, और बाकी के जो इनके 5 नियम और हैं। ठीक है, मुख्य नियम और गौण नियम पूछता है, तो थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने हैं, 5, और मुख्य नियम कितने हैं, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम की 2 प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं। अधिगम क्या होता है, सीखना या लर्निंग। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं, एक तो करके सीखना और दूसरा है अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण मतलब किसी की नकल करके सीखना या उसको फॉलो करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, जो आपका बाल विकास सब्जेक्ट है ये काफ़ी स्कोरिंग है। ठीक है, 50 मार्क्स का है आपका, तो इसमें ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप इसमें 47, 48, 49 तक मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं इसकी। मेरा सजेशन तो यही है कि अच्छे से अपना सिलेबस पूरा करके मल्टीपल रिवीजन लगाइए, और राजन को करना तो बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी। ये तो मस्ट है आपके लिए। जितना आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी आपकी एग्ज़ाम में। ठीक है भाई, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुचि और ध्यान के संबंध में बताइए। रुचि और ध्यान में क्या दोनों में क्या संबंध होता है, ये बताना आपको। तो देखो, ध्यान और रुचि जो है एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब एक सिक्के के 2 पहलू कैसे हैं कि एक के अभाव में दूसरा नहीं हो सकता। सपोज दैट अगर किसी कार्य को हम ध्यानपूर्वक तभी कर पाएंगे तब उसमें हमारी क्या होगी, रुचि होगी। ठीक है, या फिर अगर किसी चीज़ में हमारी रुचि होगी तभी हम उसको इंटरेस्ट लेके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो 3 विधियाँ हैं, वस्तुनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मृति या स्मरण क्या है। तो सामान्य तौर पर स्मृति का अर्थ होता है याद रखना। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसको याद रखना ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। मान के चलिए आपने जो पास्ट में सीखा है और आप उसको कितना याद रख पा रहे हैं, वो ही क्या है आपका स्मृति या फिर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धि और विकास से संबंधित किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखिए। तो एक तो है बालक का भोजन और दूसरा है लैंगिक अंतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, चिंतन क्या है। चिंतन के बारे में बताना आपको। तो चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, इसका आधार क्या है, प्रत्यक्षीकरण और स्मृति होता है। यह प्रक्रिया किसी समस्या के उपस्थित होने के कारण आरंभ होती है और उसके अंत तक चलती है। मान के चलिए कोई प्रॉब्लम आई है आपके पास, तभी आप उसके बारे में सोचना है, चिंतन करना स्टार्ट करेंगे, है ना। आमतौर पर चिंतन को हम क्या बोलते हैं, सीखना भी कहते हैं। और चिंतन व्यक्ति का प्रतीकात्मक व्यवहार होता है। चिंतन के विकास के लिए बच्चों में करके सीखने की क्रिया जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। अब गिलफोर्ड ने क्या कहा इस बारे में कि चिंतन प्रतीकात्मक व्यवहार है, यह सभी प्रतिस्थापन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, कल्पना क्या है। कल्पना के बारे में बताना है। मैकडोगल के अनुसार कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। ठीक है, जैसे जैसे बालक में भाषा का ज्ञान होता है वैसे वैसे ही उसकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अगर पिछली वीडियोस अभी किसी ने भी वॉच नहीं किए हैं तो भाई वॉच कर लेना, उसमें आपको सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी बहुविकल्पीय बनेंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल उसी से आपके क्वेश्चन लगेंगे। वो मैंने सारे कवर करा दिए, लगभग 150 के आसपास के क्वेश्चन हैं वो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर तर्क क्या है। तर्क या लॉजिक क्या है। तर्क ऐसा उत्पादक चिंतन है जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले अनुभवों को नए ढंग से संगठित किया जाता है। तर्क या लॉजिक क्या है। मान लीजिए कोई समस्या आई आपके पास और आप उसका समाधान करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो पहले का आपका अनुभव रहा है, जो पहले का एक्सपीरियंस रहा है, उसी को क्या करेंगे, नए ढंग से संगठित करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब वुडवर्थ ने क्या कहा है कि मन में उद्देश्यों और लक्ष्यों को रखकर क्रम अनुसार चिंतन करना ही तर्क है। बालक जैसे जैसे बढ़ता है तो उसमें चिंतन और तर्क करने की क्षमता भी आती जाती है। ठीक है। और तर्क के द्वारा बालक अपनी बात को सही सिद्ध करने का भी प्रयास करता है। व्यक्ति में चिंतन करने से तर्क की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है फिर चिंतन प्रथम सोपान है, उससे जुड़ा हुआ तर्क दूसरा है। ठीक है। पहले व्यक्ति सोचेगा किसी के बारे में, फिर उसके बारे में लॉजिक लगाएगा, है ना। नेक्स्ट है फिर 11 से 12 वर्ष की आयु में तर्क की क्षमता आने लगती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अलावा प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। वातावरण के बारे में बोला गया कि एनवायरनमेंट एक ऐसी वस्तु है कि जो सिर्फ जीन्स को छोड़कर बाकी सबको क्या करता है, प्रभावित। यह परिभाषा किसने दी है, तो ये दी है एनास्टॉसी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव निम्नलिखित रूप से पड़ता है। देखो कैसे। बालकों में माता पिता की विशेषताएं हस्तांतरित या ट्रांसफर होती हैं, बिल्कुल सही बात है। बालकों की मूल शक्तियों का प्रमुख कारण क्या है, उसका वंशानुक्रम भी है। ठीक है भाई। हाँ, बालकों की मूल शक्तियों का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, वंशानुक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। बाल विकास पर वातावरण का प्रभाव बताइए। तो बालक के निम्नलिखित कारकों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप देखो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर जो है एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है। एक तो है बुद्धि पर प्रभाव। बच्चों को उत्तम वातावरण में रखने से उनकी बुद्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है। अगर सपोज दैट अच्छा एनवायरनमेंट है उसके आसपास का जहाँ पर बच्चा रह रहा है, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो अलग ही तरीके से डेवलप होगी। सपोज दैट फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो छोटा बच्चा है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स या उसके घर वाले जो हैं जिस तरीके से वो बोलते हैं, बातचीत करते हैं, बच्चा खुद ब खुद वैसे ही सीखने लगता है। उसको अलग से सिखाने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना। इसलिए कहा जाता है कि परिवार जो है बच्चे की पहली पाठशाला होती है। ठीक है भाई। तो अगर आपको अपने बच्चे में चेंज लाना है तो सबसे पहले अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ, एक और है पॉइंट इसका, व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर क्या इफेक्ट होता है। अच्छे वातावरण का व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है ये भी। ठीक है भाई। तो ये तो बात हुई वातावरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अब किशोरावस्था कौन सी है आपकी, एडोलसेंस। 11 से 18 एज पीरियड जो होता है वो किस में आता है, आपका किशोरावस्था में। ठीक है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, एक तो है आत्मसम्मान की भावना, नेक्स्ट है फिर काम भावना की परिपक्वता, और थर्ड है धार्मिक भावों का उदय, और चौथा है अपराध वृत्ति। एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि अपने पीयर ग्रुप को या फिर अपने जो साथ के बच्चे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देना। ठीक है। क्योंकि इस एज पीरियड में बच्चे अपनी फैमिली को उतना नहीं मानते हैं जितना वो अपने साथ के बच्चों के साथ मतलब बातों को शेयर करते हैं। ठीक है। जो उनका पीयर ग्रुप है स्कूल में या उनके साथ के बच्चे हैं, उनके साथ वो अपनी बातें शेयर करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार परिवार की परिभाषा दीजिए। तो पेस्ट्रोलॉजी ने कहा है कि घर जो है शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक की प्रथम पाठशाला है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्वों के नाम लिखिए। अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी के बारे में निर्धारण करना है तो उसके तत्व क्या क्या होने चाहिए। एक तो वंशानुक्रम ही है। वंशानुक्रम क्या है, जो माता पिता से हमें गुण मिलते हैं वो। दूसरा हो जाता है वातावरण, कि हम आसपास से क्या सीखते हैं। थर्ड है आपका सामवेगिक तनाव, ठीक है, इमोशनली जो तुम्हें टेंशन होती है वो चीज़। नेक्स्ट है फिर समाजीकरण, सोशलाइजेशन, और फिर लास्ट है आपका शारीरिक तत्व, कि फिजिकली आपका मतलब आप कैसे हैं। ठीक।
इन सभी चीज़ों से ओवरऑल जो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं वो कहलाती है आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि बस आप जैसा किसी को बाहर से देख रहे हैं कि हाँ भाई ये बंदा जो है सुंदर है या फिर ये फिज़िकली बहुत तुम्हें ठीक दिख रहा है तो वो अच्छा है, नहीं। पर्सनैलिटी का मतलब होता है ओवरऑल फैक्टर के बारे में जानकारी होना। ठीक है, ओवरऑल फैक्टर बताते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किस तरह का है। ठीक, कभी भी सिंगल फैक्टर से किसी के बारे में जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है भाई, हर किसी में एक नई क्वालिटी ज़रूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है रुचि की किन्हीं दो विशेषताओं के नाम बताइए या फिर वर्णन कीजिए। अब देखो, रुचि और ध्यान जो दो टॉपिक हैं आपके डीएलएड के फेवरेट टॉपिक हैं ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसमें तो ये पूछे जाते हैं, तो इस पर ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो रुचि की दो विशेषताएं क्या है? एक तो रुचि ज्ञान पर आधारित होती है, ठीक है, और दूसरी चीज़ रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तीसरा पॉइंट एक और आप लिख सकते हैं कि रुचि जो है, जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है उसी पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अभिप्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। यह अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता व्यक्त होती है। मोटिवेशन से क्या आएगा? मतलब क्रियाशीलता आएगी या बच्चा एक्टिव होगा। अभिप्रेरणा अधिगम सीखने का सहायक अंग है। नेक्स्ट है फिर दूसरी डेफिनेशन आपकी जॉनसन के अनुसार। जॉनसन ने कहा है कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। क्या है मोटिवेशन? सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव, जो आप डेली लाइफ में सामान्य काम करते हैं उनका प्रभाव ही क्या है? अभिप्रेरणा है मोटिवेशन, जो मानव व्यवहार को उचित मार्ग पर। मान लीजिए आपको आपके आसपास कोई चीज़ है जिसे देखकर आप खुद से मोटिवेट होते हैं, तो वो आपको क्या करती है? अच्छे मार्ग पर ले जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? अब देखिए, बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता किस लिए पड़ी? आधुनिक समय में जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है वो कैसी है? बाल केंद्रित। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। इसमें बच्चे को मुख्य केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, इसलिए बालक के मनोविज्ञान को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे बाल केंद्रित हित शिक्षा की व्यवस्था सफलतापूर्वक की जा सके। अब देखो, पहले टाइम में क्या हुआ करता था, जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी, कि बस टीचर जो है बोल रहा है किसी के बारे में और आप लोग उसको जो है सुनते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, किसी टॉपिक के बारे में मान लो कि टीचर ने बताया और आप लोगों ने उसको सुना। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे चेंजेस एजुकेशन में आ गए हैं। बच्चे जो हैं, स्पेशली प्राइमरी के जो बच्चे हैं, वो बिल्कुल टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है। इवन बड़े बच्चों के लिए भी आज ये नहीं है कि बस टीचर बोले जा रहा है, बल्कि दोनों में बराबर का इंटरेक्शन होता है। इवन बच्चे का रोल ज़्यादा होता है। ठीक है, हाँ, टीचर का काम होता है गाइड करना, बच्चे को सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। किस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से साक्षात्कार है? कौन सी ऐसी विधि है जिसके द्वारा मनोवैज्ञानिक कारक से उसके अभिभावक, मतलब उसके जो गार्जियंस हैं, या फिर टीचर से साक्षात्कार है? तो कौन सा है? साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। वंशानुक्रम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम होता है आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के जो गुण हैं वो हम में आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। नेक्स्ट है फिर रूथ बेंटिक के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये जो रूथ बेंटिक की डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये स्टेटमेंट देके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसका है, किसने इस बारे में कहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 3 अवस्थाएं बताई हैं मनोवैज्ञानिकों ने, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है भाई, जन्म से लेके 5 साल तक की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? आपकी शैशवावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 10 साल, और 11 से 18 साल आपकी कौन सी होती है? 11 से 18 हो जाती है आपकी किशोरावस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाल मनोविज्ञान में किया जाता है विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, और ये अवस्थाएं मैंने अभी आपको बताई हैं कौन कौन सी है, शैशव, बाल्य और किशोरावस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, बाल विकास के कौन कौन से पक्ष हैं? तो कौन कौन से पक्ष हैं बाल विकास के? शारीरिक भी है, मानसिक भी है, भाषा विकास भी है, संवेगात्मक भी है। संवेगात्मक मतलब इमोशंस, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फिर सामाजिक विकास भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? बताइए, जो शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। एक तो वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम कैसे होगा? जैसे माता पिता हमारे मतलब हमारे मम्मी पापा की हाइट जैसी है, उन्हीं पर क्या है, बच्चों की हाइट चली जाती है, या फिर उनकी आई का कलर या फिर हेयर का कलर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें वंशानुक्रम से मिली होती हैं, ठीक है। दूसरा है फिर वातावरण, ठीक है, वातावरण भी जैसे इन्वायरमेंट में हम रहेंगे उसी तरीके से हमारा क्या होगा, शारीरिक विकास प्रभावित होगा। नेक्स्ट है फिर पौष्टिक भोजन। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं, अच्छी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो भी आपकी बॉडी अलग तरह की होगी, और जो फास्ट फूड खाते हैं उनकी बॉडी अलग तरह से ग्रो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है फिर फोर्थ, अभ्यास और खेलकूद, ठीक है, इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी पर। और निद्रा और विश्राम, जो रेस्ट जो है वो भी काफ़ी ज़रूरी है, और सोना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 26, प्रमुख रूप से संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, जेबी वॉटसन ने जो है 3 संवेग बताए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुख्य रूप से संवेग होते हैं 3, क्रोध, भय और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं की आयु सीमा क्या है? अभी मैंने बताया था जन्म से 5 साल की अवस्था कौन सी होती है, शैशवावस्था, और 6 से 10 साल की होती है बाल्यावस्था, और किशोरावस्था होती है आपकी 11 से 18 साल की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अधिगम क्या है? सीखने और सिखाने की सतत प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? सतत मतलब कॉन्टिन्यूस। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, सीखना सिखाना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, ठीक है। तो वही अधिगम हुआ सीखने और सिखाने की सतत प्रक्रिया, ठीक है। क्रो एंड क्रो ने इस बारे में कहा है कि ज्ञान और अभिवृत्ति की प्राप्ति ही क्या है? अधिगम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, वातावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वातावरण या एनवायरनमेंट आपको पता ही है कि हमारे चारों ओर विद्यमान सभी वस्तुएं जो कि हमें प्रभावित करती है वो क्या सब कहलाती हैं? देखो मैं कितनी मतलब शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ, वो क्या सब क्या, मेरे कहने मतलब ये है कि वो सब क्या कहलाती है ना। हिंदी में भी सेंटेंस दिए जाते हैं कि इसको सही ऑर्डर में करना। चलिए खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो वो सब क्या कहलाएंगी? वातावरण, ठीक है। हमारे आसपास का जो भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे आसपास है, वो हमें क्या करती हैं? प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो कितनी अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने? 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी कई बार बताया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएलएड का, ठीक है। इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। हाँ, ये सभी स्टेजेस किसने बताई है भाई? पियाजे ने। इनको बिल्कुल रट लो, ठीक है। पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि बच्चे को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट बोला, ठीक है। और ये चारों स्टेज आप इनकी ध्यान रखना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इंग्लिश में मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है बस, लेकिन इंग्लिश में आपको लिखना बिल्कुल नहीं है वहाँ पर, ठीक है। डीएलएड में आपको प्योर हिंदी में लिखना होता है, इंग्लिश का वर्ड भी यूज़ नहीं करना आपको। कभी आप सोचे कि मैं इंग्लिश में करके आ जाता हूँ और फिर जो है वो गलत हो जाए। गलत तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे उस पर, ठीक है। हाँ, डीएलएड में अलाउ नहीं होती इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मृति किसे कहते हैं? तो सीखे हुए ध्यान को धारण करना ही, ध्यान नहीं ज्ञान है यहाँ पर, ठीक है, तो सही कर लेना। सीखे हुए ज्ञान को धारण करना ही क्या है? स्मृति या फिर हमारी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कॉहलर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और किस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था? चिंपैंजी पर, और चिंपैंजी का क्या नाम था? सुल्तान, ठीक है।
ये सारी चीज़ें आपको इनके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पता होनी चाहिए। बार बार रिपीट करके क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कोहलर से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक के सीखने का कौन सा सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया था, क्या नाम था उनके प्रिंसिपल का? प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एरर थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 34, पैवलोव ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो उन्होंने दिया था अनुबंधन का सिद्धांत। स्किनर के सीखने के सिद्धांत का नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, अवधान क्या है। तो चेतना का केंद्रीकरण ही क्या है? अवधान। अवधान मतलब ध्यान, अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, बुद्धि बुद्धि परीक्षण क्या है। तो बुद्धि को मापना ही क्या कहलाता है? बुद्धि परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 38, चिंतन क्या है। तो चिंतन क्या होता है? चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने किसी विशिष्ट या लक्ष्य केंद्रित समस्या का समाधान करता है। ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया है चिंतन, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? किसी स्पेशल, किसी विशिष्ट या फिर लक्ष्य केंद्रित समस्या, जिस लक्ष्य को वो पाना चाहता है, उस समस्या का समाधान करने के लिए वो क्या करता है? चिंतन या ये क्या होता है? लॉजिक, तर्क, थिंकिंग, ये सब किस में आ जाती है? चिंतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तर्क से आपका क्या तात्पर्य है। तो तर्क क्या होता है? उद्देश्य और लक्ष्य को मन में रखकर क्रम के अनुसार चिंतन करना ही क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। मान के चलिए आपका कोई गोल है कि भाई मुझे टीचर बनना है, तो आप मतलब एक गोल सेट किए हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? सीक्वेंस में लगाएंगे चीज़ों को और फिर 1 बाय 1 करके चलेंगे कि भाई मुझे अब ये सब्जेक्ट करना है, इसके बाद ये करना है, फिर मुझे प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसके बाद मुझे एग्ज़ाम देना है ना। तो यही है हमारा तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्पना किसे कहते हैं। परोक्ष वस्तु के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। परोक्ष कौन सी? जैसे कि जो चीज़ हम पा नहीं सकते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। ठीक, या फिर कोई कहानी है, कोई कविताएं हैं, ठीक है, इन चीज़ों से भी क्या होता है? कल्पना शक्ति विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, स्मृति जो एक जटिल मनोशारीरिक योग्यता होती है, उसके अंतर्गत होने वाली 4 प्रक्रियाओं के नाम लिखिए। तो देखिए, स्मृति या मेमोरी के अंदर कौन सी 4 प्रक्रियाएं आती हैं? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार, बॉक्स निर्माण किस अवस्था में होता है। तो ये होता है भाषा विकास की शैशवावस्था में। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या करने लगता है? बलबलाने लगता है, हाव भाव प्रकट करने लगता है, ठीक है, वोकैबुलरी भी उसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है, तो ये उसकी शैशवावस्था में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि मापन किस परीक्षण से करते हैं। जो अशिक्षित व्यक्ति है या फिर बालकों की जो बुद्धि मापन है वो कौन से परीक्षण से किया जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है, नॉन वर्बल। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 44, कोहलर ने अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अभी मैंने बताया वनमानुष है चिंपैंजी, ठीक है, और क्या नाम था उसका? सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। तो स्टैनली हॉल का स्टेटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टेट में, सी टेट में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, और यहाँ पर भी डीएलएड में भी। देखो, अगर कोई बच्चा डीएलएड में अच्छे से पढ़ेगा, शुरू से ही अपने अच्छे से नोट्स बनाएगा, ठीक है, उसका आसानी से टेट भी होगा और सुपर टेट भी होगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है अगर आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो स्टैनली हॉल ने कहा था किशोरावस्था को बड़े बल, तनाव और तूफान की अवस्था, ठीक है, तनाव तूफान की अवस्था से आप इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, हल ने सीखने का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो हल ने दिया है परप्लन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, गुथरी का सीखने का सिद्धांत बताइए। तो वो है समीपता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 48, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसका है। तो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मैंने आपको कई बार बताई है, ये किसकी है? जीन पियाजे की, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अब देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत था, कभी कभी सामाजिक करके दे देता है और कभी कभी दोनों नाम दे देता है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो ये किसने दिया था? वाइगोस्की ने।
सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी थी इनकी, वाइगॉस्की की। ठीक है, वाइगॉस्की और पियाजे जो है काफ़ी फेवरेट टॉपिक है टेट के, सी टेट के और आपके डीएलएड के भी। ठीक है, हाँ, इनकी थी सोशियो कल्चर डेवलपमेंट थ्योरी थी, और इन्होंने 3 चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया था, सोसाइटी पर, कल्चर पर और लैंग्वेज पर। ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रवृत्ति जो बालक में होने पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्रतिक्रिया के प्रति ध्यान केंद्रित करता है, उससे लगाव हो जाता है, वो क्या कहलाता है? किस चीज़ से बच्चे को लगाव होगा? जिसमें वो इंटरेस्ट लेगा, है ना? क्या होगा इसका आंसर? रुचि। ठीक है भाई, आज 50 क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस। लगभग आपके मुझे लग रहा है 140 के आसपास, या हाँ ऐसे ही हैं, इसमें भी 140-150 के आसपास के क्वेश्चन हैं तेलुगु में। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपका कोर्स जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप मल्टीपल रिवीजन लगा सकें। ठीक है, हाँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, बस आप पढ़ते जाइए, बाकी की टेंशन आप मुझसे दे दीजिए सारी। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।